नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के जीडीपी के बारे में बात करेंगे जिसने न सिर्फ अपने नागरिक को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सर्वोच्च है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस विशाल आर्थिक उछाल के पीछे क्या कारण है? दरअसल इसके पीछे बड़ी और तगड़ी बेकिंग है। आज हम उन कारणों की पड़ताल करेंगे जो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की दिशा में धकेल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चीन, नॉर्वे या फिर अरब देशों के पास इतने सारे डॉलर क्यों हैं? क्या है इनका ट्रिलियन डॉलर का राज? दरअसल इसका जवाब है सोवरेन फंड, और अब भारत भी जल्द ही इस खेल में शामिल होने जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, भारत का सोवरेन फंड होगा क्या? और ये कैसे काम करेगा? यही हमारी वीडियो का सबसे बड़ा सस्पेंस है, तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस फंड का सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। भारत की इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स की बारिश हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति आने वाली है। जीडीपी बढ़ रही है और साथ ही एक्सपोर्ट्स भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक और मास्टर प्लान है जो भारत की सरकार चुपचाप तैयार कर रही है। भारत का खुद का सोवरेन फंड। अब आप सोच रहे होंगे, ये सोवरेन फंड होता क्या है? तो चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सोवरेन फंड एक तरह का राष्ट्रीय संपत्ति कोष होता है। उदाहरण के लिए चीन और अरब देशों के पास आज ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का सोवरेन फंड है, और ये फंड इन देशों को आर्थिक शक्ति देने में अहम भूमिका निभाता है। अब सवाल उठता है, भारत का सोवरेन फंड कैसे बनेगा? इसका क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या ये भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बना पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब हम आगे वीडियो में खोलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ये कदम भारत के भविष्य को बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले सालों में ये सोवरेन फंड आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले समय में भारत की इकॉनमी में जो बदलाव आएंगे वो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम क्या आपको याद है, कुछ समय पहले जब ये अफवाह उड़ाई गई थी कि भारत और रूस के बीच अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से लेन देन ठप हो गया है, और ये भी कहा जा रहा था कि भारत पेमेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या ये सारी बातें सच थी या सिर्फ एक प्रोपेगंडा था? आज हम इस सच्चाई को बेनकाब करेंगे, और यही नहीं, हम एक और बड़ी खबर पर भी नजर डालने वाले हैं। डिफेंस परचेसिंग की। हाँ, आपने सही सुना, इस बार रफाल का नाम फिर से चर्चा में है। आखिर क्या हो रहा है भारत की डिफेंस पॉलिसी में? क्या हम किसी बड़ी तैयारी में हैं? आप आज सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले, क्योंकि यहां आपको मिलने वाली है सबसे सटीक और एक्सक्लूसिव जानकारी। लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं टर्की की। आखिर टर्की का इस सारी कहानी में क्या रोल है? क्या वो वाकई इस गेम का एक बड़ा खिलाड़ी है? इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक नेटो का सदस्य जो हमेशा पश्चिमी देशों का सपोर्टर रहा है, अब अचानक अपना रुख बदलने की सोच रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं टर्की की, और इसकी नजरें अब यूरोपियन यूनियन से हटकर BRICS पर क्यों जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बदलाव के पीछे की सच्चाई। अब तक आपने देखा होगा कि टर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिशों में लगा हुआ था। यहां तक कि जब स्वीडन को नेटो की सदस्यता दिलवाई गई तो टर्की ने अपनी स्वीकृति कुछ खास शर्तों पर दी थी। क्या आप जानते हैं कि उन शर्तों में से एक शर्त ये थी कि टर्की को यूरोपियन यूनियन में जगह दी जाए?
लेकिन अब कहानी में आया है एक बड़ा मोड़। नाफी खबरें आ रही है कि टर्की अब भी RICS में शामिल होना चाहता है। लेकिन क्यों? क्या वाकई टर्की पश्चिमी देशों से निराश हो चुका है? और क्या अब वो अपनी नजरें पूर्व की ओर कर चुका है? दरअसल टर्की को अब महसूस हो रहा है कि पश्चिमी देशों के बीच उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। नेटो में भी उसका योगदान अब उतना महत्व नहीं रखता जितना पहले हुआ करता था, और इसी कारण टर्की अब नए विकल्पों की तलाश में है। क्या RICS उसकी अगली मंजिल है दोस्तों? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्या पश्चिमी देशों ने टर्की को सचमुच दरकिनार कर दिया है, या फिर ये टर्की की एक नई चाल है जिससे वो अपने लिए और बेहतर स्थिति बना सके? इसका जवाब पाने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। हम आपको बताएंगे कि टर्की के इस कदम से न केवल नाटो बल्कि पूरे वैश्विक पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है। हाल ही में हमने देखा है कि टर्की, जिसकी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की ख्वाहिश कई सालों से रही है, अब उसकी उम्मीदें लगातार चुराई जा रही है। इसके बजाय आर्मेनिया को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो रही है। क्या आपको लगता है कि यह टर्की के लिए एक बड़ा झटका है? टर्की को अब यह डर सता रहा है कि कहीं वह पूरी तरह से अलग थलग ना पड़ जाए। जब कट्टरता की बातें आ रही है, तो टर्की का इन सब घटनाक्रमों के बाद ब्रिक्स की ओर देखना कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर टर्की भी RICS का हिस्सा बनता है तो इसका भारत के लिए क्या मतलब होगा? क्या RIC के चीन के प्रभाव में आने से भारत को इससे कोई लाभ होगा या नुकसान? टर्की का RIC में शामिल होना भारत के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही क्या यह चीन के प्रभाव को और मजबूत कर देगा? और क्या इससे भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के इस बदलते परिदृश्य में कौन कौन सी ताकतें किस दिशा में जा रही हैं। टर्की का ये नया कदम क्या नई राजनीतिक चाल है, या फिर एक मजबूरी? इसका असर क्या हो सकता है भारत और बाकी देशों पर? खबरों के मुताबिक ब्रिक्स का विस्तार बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। चीन और पाकिस्तान भी इस क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर टर्की भी इसमें जुड़ जाता है तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स की संख्या ब्रिक्स के अंदर कितनी बढ़ सकती है? हालांकि एक बात स्पष्ट है, ब्रिक्स में किसी नए सदस्य की एंट्री तभी मानी जाएगी जब इसके कोर फाउंडर यानी सभी सदस्य देश एकमत होंगे। इसका मतलब भारत के पास इस मामले में एक वीटो पावर है, और भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत के पास अब इस मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभाने का मौका है। क्या भारत इस वीटो का उपयोग करेगा? क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए संभावित विस्तार को रोक पाएगा? अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट, भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों पर हाल ही में खबरें आई है कि रूस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो चुका है। इसका भारत और रूस के व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है? क्या यह व्यापारिक लेन देन को अफेक्टेड करेगा? हम जानेंगे कि SWIFT से बाहर होने के बाद रूस की स्थिति किस तरह की हो सकती है, और भारत इस स्थिति को कैसे मैनेज कर सकता है। क्या यह व्यापारिक चुनौतियों का सामना करने का समय है? दोस्तों, इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप मानते हैं कि भारत को ब्रिक्स के विस्तार पर वीटो का इस्तेमाल करना चाहिए? और रूस के SWIFT से बाहर होने से हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा है, या फिर एक मजबूरी? इसका असर क्या हो सकता है भारत और बाकी देशों पर?